हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हरलीन। सो वेलकम टू वीडियो टॉकीज। एंड आज मेरे चैनल पे जो है आप सब उनके बारे में जानना चाहेंगे बिकॉज इनकी एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत सारे लोगों को इन्होंने आई थिंक मोटिवेशन भी दिया है, एम्प्लॉयमेंट भी दिया है और बहुत एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी है, एक ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर भी अपनी स्पार्क छोड़ के आए हैं। सो मिलते हैं संदीप मारवा जी से। मैं कहूंगी डॉक्टर संदीप मारवा। सो आई थैंक यू। वेलकम यू, आई वेलकम यू सर। सो थैंकफुल आपने टाइम दिया, अपने बिजी शेड्यूल से आप थोड़ा सा देर हमारे लिए निकालेंगे आज तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सबको अपने बारे में बताएंगे तो जो मेरी ऑडियंस है वो भी मोटिवेट होंगी कि मे बी वो कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है एक दो चीजें होती हैं जो रोकती हैं और किसी के कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स उनको आगे ले जाते हैं। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आज आपसे मिलके उनको एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर रिसीव होंगी। थैंक यू। थैंक यू। तो मैं संदीप जी के बारे में बताना चाहूंगी। संदीप मारवा जी इज अ वेल नोन इंटरनेशनल मीडिया पर्सन with 7 world records. That's superb, sir. So, and he's the founder of Noida Film City and Marva Studios and Asian Academy of Film and Television. And that's now the 10th best film schools of the world. So, पहले तो सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए। हाँ, पूछिए ना, आपके आपके मन में क्या आता है? आप मैं जो तो कर आई थिंक आप जो कर रहे हैं, आपने जो एस्टैब्लिश किया है, आपने इतना नेम एंड फेम आपका इंडिया में भी बाहर भी है। मैं आगे भी बताऊंगी आपके बारे में अगर सबको, तो बहुत सारे अवार्ड्स आपके क्रेडिट में रहे हैं। आपके पास इतना इतना टैलेंट है, इतना आपने दूसरों के लिए किया है। तो आपकी स्टोरी सुनना चाहेंगे। आप क्या करते थे, आप कैसे क्या विजन रहता था, क्या ड्रीम्स रहते थे आपके? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि जो आपका शौक है, अगर वो आपका बिज़नेस बन जाता है, तो मैं समझता हूँ आप सबसे ज़्यादा लकी हैं। या और शायद ऐसा ही बहुत कुछ मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं स्कूल से कॉलेज में और फिर उसके बाद प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जैसे ही आया, तो मेरा शौक था फ़िल्म्स, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट, कल्चर। मैं इनसे हमेशा जुड़ा रहना चाहता था। और मुझे अच्छा लगा कि मैं इसी पूरे क्रिएटिव आर्ट्स के अंदर शुरू से अब तक रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगन चाहिए, जोश चाहिए, आपको इच्छा आपकी इच्छा शक्ति जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है वो चाहिए, तभी आप हासिल कर सकते हैं वो सब जो कुछ आपके दिल और दिमाग के अंदर पाने के लिए आपने रखा हुआ है। स्कूल, कॉलेज में फ़िल्म्स और टेलीविज़न तो होता ही नहीं था, लेकिन आर्ट और कल्चर से मैं जुड़ा रहा, थिएटर किया, म्यूज़िक किया और जितनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती थी स्कूल की, उनमें सब में मैंने भाग लिया। इसी तरह मैंने कॉलेज में भी कोई इवेंट, कोई फंक्शन, कोई कमिटी, कुछ नहीं छोड़ा। प्रिंसिपल को हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि भाई तू ही सँभाल ले। तो मैंने कहा सर मौका लगेगा तो मैं सँभाल लूँगा। अब ये किसको मालूम था कि आने वाले दिनों में मैं भी किसी कॉलेज का प्रेज़िडेंट या किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनूँगा। समय बहुत बड़ा बलवान है और सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि कंटिन्यूअस परसुएशन। अगर आपने जिस चीज़ को अपने हाथ में लिया है, आप उसको उसके पीछे पड़ जाइए। हाँ जी। आप उसमें कोई भी अगर मुसीबत आती है, अगर उसमें कोई ऐसी रुकावटें आती हैं, उन सारी रुकावटों को पार करने की आप में क्षमता होनी चाहिए और नहीं है तो उस क्षमता को पैदा करना चाहिए, तब जाकर आप ज़िंदगी में अचीवर कहलाते हैं। जी, ज़रूर। तो आप इस चीज़ को मेहनत मानते हैं या डेस्टिनी भी मानते हैं कि किस्मत में लिखा होगा तो हो जाएगा या मेहनत करने से होता है? मैंने हमेशा ये माना है कि अ अ, नन्हे-मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी जिसको हमने बस में किया है। आप अपनी मेहनत से, लगन से, अपनी उम्मीदों से, अपने जोश से, अपने हाथ की लकीरों को भी बदल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, ज़रूर। मैंने सुना है आपके बारे में कि आपने ट्रेन किया है मोर देन 19,000 मीडिया प्रोफेशनल्स जो 145 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड से रहे हैं। इतने सारे लोगों को आपने ट्रेन किया है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो इतने सारे लोगों में एक स्पार्क छोड़ दिया आपने। तो कैसा महसूस ये होता है, कैसा लगता है? ये सब शुरू होता है 1986 से जब मैंने नोएडा फ़िल्म सिटी की योजना तैयार की थी
और तब भी लोगों ने मुझे बेवकूफ़ समझा था। और ओके। 1986 के अंदर जब फ़िल्म सिटी की शुरुआत हुई, 87 में पास हुई और 88 के अंदर हमें अलॉटमेंट्स हुई। सरकार ने हमें 3 साल का समय दिया स्टूडियोज़ बनाने का और प्रोडक्शन में आने का। 91 10th मार्च 1991 आई स्टार्टेड माय स्टूडियो। हाँ जी। और जिस फ़िल्म सिटी को लोगों ने दुरकार दिया, जिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और प्रेस मीडिया ने तो उसे कहा कि ये फ़ेल हो गई। अब ये एक नया जोश और लगन पैदा करनी थी कि पहले ये प्रूव किया जाए कि फ़िल्म सिटी जो है वो कामयाब है। हाँ जी। अब मैं कट टू दी आज के समय में आपको लेके चलता हूँ कि आज आप हैरान होंगी सुन के कि नोएडा फ़िल्म सिटी जो है, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ती हुई फ़िल्म सिटी है इस वक़्त। जी, ये ज़रूर। 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स जिसमें 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो में से करीब 350 चैनल अपनी रोजी-रोटी अ, फ़िल्म सिटी की वजह से कमा रहे हैं। जी, ज़रूर, मैंने और देखा है फ़िल्म सिटी को लाइव और इतनी ब्यूटीफुल बनी है, उसका एंट्रेंस उसमें इतनी एनर्जी है, आप एंटर करते हैं तो आपने इतने प्यार से जो उस वक़्त जो आपने रचा था, उस वक़्त जो अपना ड्रीम आपने फुलफ़िल किया, वो एंटर करते ही उसमें एक पॉज़िटिव एनर्जी, एक पॉज़िटिव ऑरा दिखता है ऑफ़ कोर्स और अंदर इतने इतने सारे एम्प्लॉइज़, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, तो कितनी जगह से आपको ब्लेसिंग्स भी हकीकत तो ये है कि अब गाड़ी की पार्क करने की भी जगह नहीं आई मिलती नो। है। मैंने अपने हस्बैंड को यही बताया था जब मैं शूट से आती थी कि वहाँ पे इतनी व्हीकल्स होती हैं कि एट अ टाइम हमने शायद इतनी गाड़ियाँ नहीं देखी, एक साथ जितनी पार्क्ड रहती हैं वहाँ पे। नहीं, मुझे खुशी है कि जो सपना लिया था और भारत सरकार की मुझे बड़ी मदद मिली, मुझे यूपी सरकार की बड़ी मदद मिली, नोएडा अथॉरिटी की बहुत मदद मिली और तभी ये फ़िल्म सिटी यहाँ बन पाई है। आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि नोएडा फ़िल्म सिटी जो है, वो इस वक़्त दुनिया के वर्ल्ड मैप के ऊपर बड़े कंफर्टेबल तरीके से पढ़ी जाती है, लिखी ओके, जाती है और समझी जाती है। सो गुड, सो गुड। इसके बाद अब चैलेंज था दूसरा चैलेंज था कि इन 16 स्टूडियो में से एक स्टूडियो मेरा अपना भी था, मारवा स्टूडियो और मुझे मारवा स्टूडियो को भी आगे बढ़ाना था। मुझे अब तकरीबन 29 साल हो गए हैं फ़िल्म स्टूडियो चलाते हुए और इस तकरीबन आप समझिए कि इन 29 सालों में मैंने 4,500 टेलीविज़न प्रोग्राम, करीब 50 से भी ज़्यादा चैनल के लिए, करीब 5,000 ट्रेनिंग फ़िल्में, करीब 150 फीचर फ़िल्मों के साथ में जुड़ा और मारवा स्टूडियो जो है वो अपने आप में मैटरनिटी हॉस्पिटल बन गया हिंदुस्तान के चैनलों का। तकरीबन सभी चैनलों का जन्म मारवा स्टूडियो के यहीं से प्रांगण हुआ। से। सो गुड सर, बहुत अच्छा है ये तो बिकॉज़ इतने सारे लोगों को रास्ता दिखाना बिकॉज़ रास्ता ही दिखाना बोला जाएगा कि समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरुआत की जाए, क्या करें? तो आप एक रास्ता दिखाते हैं। एक एक फ़िल्म सिटी एक एक ड्रीम रहता है कि हम इसमें अंदर एंटर करें। तो आप एक रास्ता मारवा ही दिखा रहे हैं। स्टूडियो जी, जी। इतने सालों में मारवा स्टूडियो अपना एक ब्रांड बना लेकिन 1993 में ही हम लोगों ने इस बात को रियलाइज़ कर लिया था कि फ़िल्म सिटी आ गई, स्टूडियोज़ आ गए, लेकिन ये चलेंगे कैसे? चलेंगे तो तब ना जब वहाँ पर मैन पावर होगी काम करने वाली। तो वहाँ से जो ख़्याल आया तो हम लोगों ने फिर एशियन अकेडमी ऑफ फ़िल्म एंड टेलीविज़न की रचना रची और अब इन तकरीबन 27 सालों में हम लोगों ने देश की ये पहली प्राइवेट फ़िल्म स्कूल था और चौथा वैसे फ़िल्म स्कूल था। हमसे पहले 3 फ़िल्म स्कूल थे, तीनों ही सरकारी थे। ओके। तो एक पहली दफ़ा ये भी एक नई चीज़ पैदा हुई कि प्राइवेट लेवल के ऊपर एक फ़िल्म स्कूल आया। हाँ जनरली जी। लोग समझते थे कि फ़िल्म स्कूल का मतलब भारत सरकार ही फ़िल्म स्कूल चलाएगी। अब बड़ा हर्ष है ये कहते हुए कि तकरीबन 19,000 से भी ज़्यादा हुँ। लोगों को हमने फ़िल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फ़ैशन, एनिमेशन हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म मतलब परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स के सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है और जो तकरीबन 28 प्रदेश, 9 यूनियन टेरिटरी और करीब 145 मुल्कों से हमारे पास आए। बहुत, बहुत अच्छा। ये एक एक मिसाल ही है बिकॉज़ कई लोग होते हैं कि वो काम करते हैं सिर्फ़ अपने लिए, बट आपने शायद दूसरों के लिए किया उस वक़्त आपने जो भी सोच के आपने वो सेटअप किया होगा, जो भी सोच के स्टेप इन किया होगा अपने सपने को पूरा करने के लिए, बट आपको शायद उस वक़्त नहीं पता था कि आगे जाके इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएँगे, इतने सारे ड्रीम्स आप पूरा करने लग जाएँगे, ऐसा तो नहीं सोचा होगा उस वक़्त, है ना?
नहीं, हमने कभी भी पैसों को मकसद इतना नहीं दिया, उसको अपना पर्पस नहीं बनाया। हमारी इच्छा थी, क्योंकि चैलेंज था बड़ा जबरदस्त कि फिल्म सिटी बनाई है, इसका कामयाब होना बहुत जरूरी था। फिर स्टूडियो तैयार किया है तो स्टूडियो चलना बहुत जरूरी है। फिर अगर एक फिल्म स्कूल तैयार किया है तो फिल्म स्कूल को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको लेके आना है। तो हम लोगों ने हर बार क्वालिटी के ऊपर तवज्जो दिया, और यही वजह हुई कि आज एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन जो है वो दुनिया के पहले 10 बड़े फिल्म स्कूलों में उसका नाम आता है। हाँ जी, हाँ जी। और आपको अबव 700 अवार्ड्स भी मिले। आई एम श्योर ये नंबर बहुत कम होगा। आपके पास इससे कई ज़्यादा अवार्ड्स होंगे। बिकॉज़ इतना 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 काम करने के बाद अवार्ड एक ऐसी चीज़ रह जाती है कि जब आप अपने अपने स्टूडेंट्स को या जिनको आपने मे बी काम दिया है, उनको आप पर्दे पे देख लेते हैं या वो आपको आके बताते हैं कि सर हमने यहाँ से पास आउट किया, हमने यहाँ से ट्रेनिंग लिया है, तो वो एक अपने आप में ही अवार्ड होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतलब ये सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो यही है कि जिन बच्चों को हम लोगों ने तैयार किया यहाँ पर, और उसमें से तकरीबन सभी लोग अपने चूजन फील्ड में इस वक्त कामयाब हैं, अच्छे नाम कमाया उन्होंने हर फील्ड के अंदर। ये सबसे बड़ा हमारा अवार्ड है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आपको अवार्ड दिया जाता है तो मुझे लगता है बहुत कि अच्छा लगता है। बड़ा एक अच्छा तरीका है जहां आप खुद प्रोत्साहित होते हैं, चार्ज होते हैं, एक नई एनर्जी मिलती है, हाँ काम जी। करने की क्षमता बढ़ती है, आप ज्यादा समय और देना चाहते हैं। और अवार्ड से खुशी मिलती है, पर उसके हाँ साथ जी। साथ मुझे लगता है आपकी जिम्मेदारी भी थोड़ी सी बढ़ जाती हाँ जी, ये हर एक अवार्ड के साथ आप और ज़्यादा मेहनत करते हैं उसको और अच्छा प्रूव करने के लिए। बिकॉज़ मैं अवार्ड्स फंक्शंस किए मैंने देहरादून में और कई सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाया मैंने, उस वक़्त आप अवेलेबल नहीं थे, आप बाहर थे। बिकॉज़ आपको है। एक ऑनर किया गया है हाउस ऑफ कॉमन्स एट ब्रिटिश पार्लियामेंट इन लंदन। तो जी। आप आई थिंक उस वक़्त आपका कोई इवेंट था, यू वर नॉट हियर, तो आपको मैंने मिस हाँ, किया। राइट। हाँ जी, उस वेरी वक़्त राइट। की जी बात है। जी जी। सो गुड इतना एक इतना अच्छा आप काम भी कर रहे हैं, आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं। तो कुछ और अपनी जर्नी के बारे में बताइए लाइक क्या आपका कुछ पहले से ही मीडिया से लिंक था, कुछ रिलेटेड थे आप या अपने आप से ही आपने सब कुछ किया? नहीं, वापस मैं जाऊंगा स्कूल की तरफ। जब मैं स्कूल में था तो मैं थिएटर काफी अच्छा करता था, और मेरे जो टीचर थे ड्रामा के, बीवी कारंत, जो बाद में खुद नेशनल स्कूल ड्रामा के डायरेक्टर बने और बड़े चर्चित फिल्म डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर बने, वो मेरे हिंदी के टीचर और मेरे क्लासरूम टीचर थे। तो अच्छा, उनसे मैं बहुत प्रभावित होता था और हमेशा रहता था। हम लोगों ने स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर प्रोफेशनल लेवल पे जोड़ के करीब 100 से भी ज्यादा मैंने प्ले किए स्टेज के ऊपर। हाँ जी, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि थिएटर के अंदर जो है इतना पैसा नहीं है, हाँ जी, तो मुझे जंप करना चाहिए। और उस वक्त जो इजीएस्ट वे था वो टेलीविजन था, तो हम लोगों ने टेलीविजन की ओर रुख किया। लेकिन दूरदर्शन में भी जो है वो एक ही चैनल था, और वो भी सिर्फ 6 घंटे चला करता था। और अगर आपने आज दूरदर्शन में एक प्रोग्राम दे दिया है तो उसके बाद आपको अगला प्रोग्राम 6 महीने के बाद मिलता था। तो वहां भी लगा कि एक बड़ी लंबी इंतजार है, आप सिर्फ साल के 2 प्रोग्राम टेलीविजन पे कर सकते हैं, तो कहाँ आप तरक्की कर पाएंगे। फिर वहां से ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने 3 फीचर फिल्में साइन की लीड में। हाँ जी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फिल्में बन नहीं पाई। और वहां मैंने बम्बई में फिर ये रियलाइज किया कि दिल्ली शहर छोड़कर बम्बई आकर यहाँ अपने क्रिएटिव आर्ट्स को दिखाने के लिए और इंतजार करना, और इतनी लंबी इंतजार, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे सूट करेगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाहता था। करना चाहते थे। मैंने बम्बई को हाथ जोड़े, वापस दिल्ली आया, और दिल्ली में आकर यहाँ पर मैंने 1986 के अंदर फिर जो सपना लिया था कि जैसे मुंबई में फिल्म सिटी है, वैसे ही एक फिल्म सिटी दिल्ली में होनी चाहिए, और फिर यहाँ दिल्ली में एक फिल्म सिटी स्टैब्लिश की जाए। पर जब मैंने ये बात लोगों से करनी शुरू की तो लोगों ने मुझे पागल, बेवकूफ क्योंकि फिल्म ऐसा कहा। सिटी का मतलब होता था मुंबई, जी बिल्कुल। लोग कभी माइंड ख्वाब में। में भी नहीं सोच सकते थे कि दिल्ली के अंदर या दिल्ली के आसपास कोई एक ऐसी फिल्म सिटी बन पाएगी। तो मुझे हर जगह से रिजेक्ट हुआ। हर जिसको मैंने अपना प्रोजेक्ट मगर सौंपा। आई थिंक एज़ अ हीलर अगर मेरे को ऐसा लगता है कि वो उस हर क्रिटिसिज़्म के पीछे आपको एक पुश मिलता था।
नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये लगता था कि ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं, कि ये तो मेरी एक हर ज़रा बार एक पुश मिलता होगा आपको कि अब मुझे करके दिखाना है या और करना है कि मैं देखिए मैं बिल्कुल, कर सकता हूँ, हर एक क्रिटिसिज्म पे पुश रहता है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो ऐसा लगता था कि इन्हें इन्हें पता ही नहीं, इन्हें कुछ हाँ पता जी, ही नहीं। हाँ जी। तो मुझे और जब मैंने ये प्रपोज़ल नोएडा के चेयरमैन को दिया, अ, तो वो हकीकत में इस चीज़ से उलझ गए। वो बोली, "हमारे पास तो ज़मीन है और हम चाहते भी हैं कि नए प्रोजेक्ट यहाँ पर आएँ।" तब मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाकर नोएडा अथॉरिटी को दिया। नोएडा अथॉरिटी ने लखनऊ में यूपी सरकार को भेजा। वहाँ पर तब लेट वीर बहादुर सिंह जी यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। वो उनको भी फ़िल्मों का शौक था। तो वो कुछ ऐसा जुगाड़ सही बन गया हाँ और जी, उन्हें ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और ये प्रोजेक्ट जो है बोर्ड ने पास कर दिया। अप्रूव हो गया। तो ये 1986 में मैंने प्रोजेक्ट दिया था, 1987 में जाकर ये प्रोजेक्ट पास हुआ और 1988 के अंदर हमें अलॉटमेंट हुई और 1991 के अंदर भारत का पहला प्रोफेशनल स्टूडियो, मारवा स्टूडियो तैयार हो गया। सो गुड, सो गुड। ये मतलब ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, सराहनीय है बिकॉज़ एक ऐसी सिचुएशन में काम करना जिस वक़्त आपके ऑपोज़िट है बहुत सारे लोग, बहुत सारी नेगेटिविटी है और फर्स्ट स्टेप इन करना लाइक कोई चीज़ सेटल्ड है, एस्टेब्लिश्ड है, उसको आगे बढ़ाना बहुत आसान होता है, मगर एक नींव रखना, एक चीज़ शुरुआत करना, वो बहुत मुश्किल होता है। हकीकत तो ये है कि मेरा काम भागीरथी से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि भागीरथी तो हिमालय की ढलान से गंगा को लेकर तट पे लाया था और मुझे समुद्र का पानी मुंबई से और दिल्ली की ऊँचाई तक लाना था, दिल्ली तक लाना था। तो पानी उल्टा चढ़ाना था। ज़रूर, ज़रूर। वही मैंने कहा कि जब सिचुएशन बहुत फ़ेवरेबल होती है तो काम करना बहुत ईज़ी होता है। बट जो लोग टफ सिचुएशंस में काम करते हैं तो फिर संदीप मारवा जी बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब सो इस गुड। फिर हम 1993 में हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन तैयार कर दिया और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ फिल्म टेलीविजन की ट्रेनिंग स्टूडियोज में देकर ये अपने आप में कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। वहाँ हम लोगों ने फिर लॉन्च की इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन क्लब, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा कि हम लोग फेस्टिवल्स करेंगे और वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम, इंटरैक्शन प्रोग्राम्स, इसको इंडस्ट्री से बिल्कुल जोड़ देंगे हाँ इंस्टीट्यूशन को। जी। और वो मेरा ख्वाब जो है वो भी सच्चा हुआ। मैंने अच्छे-अच्छे लोगों को देश भर से, खासतौर पे बॉम्बे की फ़िल्म इंडस्ट्री से लोगों को बुलाना शुरू किया। लोगों को मज़ा आना शुरू हुआ, लोगों को पता चला कि फ़िल्म सिटी काम कर रही है और इस तरह बहुत सारे लोगों को धीरे-धीरे करके पता चला कि फ़िल्म सिटी शुरू हो गई है। इसी के साथ ही मैंने 1993 में मारवा फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन की नींव रखी, जहाँ मुझे लगा कि जो लोग तैयार हो जाएँगे, इनको तैयार होने के बाद काम कैसे मिलेगा, ये हाँ, बहुत काम ज़रूरी मिलेगा। था। हाँ जी। तो मुझे लगा कि इनको पहला काम मैं ही दे दूँगा। तो ये क्योंकि 40 स्टूडेंट थे, 4-5 डिसिप्लिन थी। प्रोडक्शन डायरेक्शन एंड टीवी जर्नलिज्म का एक कोर्स था, एडिटिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग का एक कोर्स था, एक्टिंग एंड प्रेजेंटेशन का एक कोर्स था, कैमरा एंड लाइटिंग का एक कोर्स था। 4 कोर्स, चार टोटल 4 कोर्स थे और करीब 40 स्टूडेंट थे फर्स्ट बैच के अंदर। और हम लोगों ने जैसे ही बैच खत्म हुआ, उन लोगों को इस प्रोडक्शन कंपनी के ज़रिए हम लोगों ने 10 प्रोजेक्ट लॉन्च किए और दसों डायरेक्टरों को, दसों टीम बन गई, 10 टीम बन गई जी, और सभी को पहला प्रोजेक्ट मेरी कंपनी ने उन्हें प्रोवाइड किया एंड स्टूडेंट्स वर मोर देन हैप्पी। और यस, उन्हें ये यस। विश्वास हो गया कि भाई काम सीखने के बाद ही हमें काम मिलेगा। हाँ काम जी, मिल सकता है। मैं ये बात को तय करना चाहता था, हाँ जी। क्योंकि फ़िल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र के अंदर जो मैं पिछले कई सालों से देख रहा था कि भाई-भतीजावाद था, जिसने हाँ कुछ जी, नहीं भी सीखा वो भी फ़िल्मों में काम करना चाहता हाँ जी। था। हुँ। जिसे कोई भी आर्ट क्रिएटिव और आर्ट नहीं आता वो फ़िल्मों में जाना चाहता था। तो मैं एग्ज़ाम्पल दिया भी एक अनट्रेडिकल स्टूडेंट को क्या किसी ऑपरेशन थिएटर में आप बैठने देंगे, करने देंगे ऑपरेशन? नहीं। तो फिर यहाँ मैंने ये इनकलाब पैदा किया कि जब तक आप फ़िल्म, टेलीविज़न, मीडिया की ट्रेनिंग नहीं ले लेंगे, आपको कोई हक नहीं है फ़िल्म, टेलीविज़न के क्षेत्र में प्रोफ़ेशनल लेवल पे आकर काम करने का। और ये मैंने बात सिद्ध की और मुझे अच्छा लगा कि ये बात अब सिद्ध हो गई है। देश भर में, दुनिया भर में अब लोग इस बात को रिपीट करते हैं कि साहब, आप अगर फ़िल्मों में या टेलीविज़न में आना चाहते हैं, तो कम से कम पहले एक छोटा ट्रेनिंग। कोर्स तो हाँ करके जी, आएँ।
ट्रेनिंग होनी चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया। ट्रेनिंग स्कूल खोलना तो ईज़ी है सर, बिकॉज़ ट्रेनिंग दे देते हैं, बट व्हाट नेक्स्ट? आगे कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आगे उनको क्या दिखेगा? तो उससे क्या रहता है कि एक बहुत बैड इम्पैक्ट भी जाता है कि ट्रेनिंग ले लिया, हम एक्टर हैं, हम सिंगर हैं, हम स्टार हैं, बट आगे जाके वो कुछ कर नहीं पाते, तो एक नेगेटिविटी तो आ जाती करेक्ट। है ना और सर? इन्हीं इन्हीं इसी के साथ साथ मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये बहुत बड़ा समुद्र है। फिल्म टेलीविजन मीडिया कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा समुद्र है और इसके अंदर रिसर्च करना बहुत जरूरी रहेगा। तब हम लोगों ने इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर की योजना तैयार की और एक पूरा सेगमेंट, एक सेटअप बना दिया जहां पर हम लोगों ने फिल्मों के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया कि छोटी फिल्मों के ऊपर, बड़ी फिल्मों के ऊपर फिल्में कम खर्चे पे कैसे बनाई जाएं, अच्छी फिल्में कैसे बननी चाहिए, पब्लिक की क्या डिमांड रहती है, एड का आना अच्छा है या बुरा है, और सिनेमा में महिलाओं का क्या प्रदान है। और करते करते ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो इस रिसर्च सेंटर ने संभाले और वे इंतहा तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से इस पूरे रिसर्च सेंटर में काम शुरू हुआ। ये देश का पहला फिल्म रिसर्च सेंटर था प्राइवेट सेक्टर का, और आज भी अभी तक एक ही है हाँ जी। जो अच्छा काम कर रहा है और देश भर और दुनिया भर के लोगों को बहुत सारी ऐसी बातों का ज्ञान प्रोवाइड करता है जो जानने के बाद लोगों का बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा बच जाता है। जी सर, बहुत फिर बहुत यहाँ एक गाड़ी रुकी मिसाल है। नहीं। हुँ। जी, इसके बाद हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोगों ने यहाँ से रची, वो थी हमारे इंटरनेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग फोरम। मुझे ये अच्छा। महसूस हुआ कि क्योंकि मैंने एक पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा कि किसी फिल्म स्कूल से एक बच्चे ने कोर्स करने के बाद और 3-4 साल काम ढूँढने के बाद जब उसे काम नहीं मिला, तो उसने आत्महत्या कर ली। मैं ये आपको उस बात वक़्त मुझे यही बोलने बहुत लगी दिल थी। को। हाँ जी, मैं यही बोलने लगी थी है बिकॉज़ जी? मैं आपको उस वक़्त यही बोलने लगी थी जब मैंने आपसे बात की कि जब काम नहीं मिलता है तो व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि मेरे पास इतने सारे ऐसे लोग आते हैं बीइंग अ टैरो रीडर जो कहते हैं हमने ये ट्रेनिंग किया, हमें काम नहीं मिल रहा है, दे गेट इंटू डिप्रेशन। और ये सुसाइड का जो आपने बोला है ये भी बहुत रहता है। को यही था उस वक़्त कि व्हाट नेक्स्ट, ये माइंड में होता है यूथ के कि हमने ट्रेनिंग कर लिया, कोर्स कर लिया, बट क्या होगा? तो आपने जो चीज़ को आगे लाए हैं वो है ट्रेनिंग। तो ठीक है, एक ट्रेनिंग एक पार्ट है, बट आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, आपको वो आपका सपना भी पूरा होगा। तो इस चीज़ के लिए अब बहुत यहाँ बड़ी। बिल्कुल ठीक। यही हमने इसीलिए ये इंटरनेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग फोरम शुरू किया और हम लोगों ने सिर्फ अपने ही स्टूडेंट को मौका नहीं दिया काम करने का, बल्कि हमने ऐसे लोगों को भी आगे लाने की कोशिश की कि जिन लोगों ने उनसे ट्रेनिंग ले रखी है लेकिन उसके पास काम नहीं है, वो हमें आकर मिले और हम लोगों ने फिल्मों को कमीशन करना शुरू कर दिया। मेरी स्पेशलाइजेशन जो हमेशा रही है वो इसलिए ये फोरम सामने आया और इसके अंदर हम लोगों ने लोगों को, विभिन्न किस्म के कलाकारों को आगे आने का मौका, ताकि वो फिल्मों में, टेलीविजन के कार्यों में और रेडियो के स्टेशन पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। तो उनमें कम से कम जो वो उत्सुकता, गलत उत्सुकता, जो भाव आ गए थे आत्महत्या के, वो कम से कम खत्म हो गए। और मुझे खुशी इस बात की है कि उसके बाद कम से कम ऐसी कोई आत्महत्या नहीं हुई देश में कि जिसने फिल्म स्कूल से कोर्स किया हो उसको और काम ना मिल काम पाए। ना मिलने पे उसने ऐसा सोचा। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच। एक 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 ऐसी सोच जो दूसरों के लिए भी सोचा आपने, अपना सपना पूरा करने के साथ-साथ दूसरों के सपने भी पूरे किए। तो ऐसी एनर्जीज़ तो बहुत कम होती है सर। एक ऐसा ऑरा, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे पर्सन बहुत कम होते हैं। मैंने हमेशा ये समझा है कि अगर आप मीडिया में हैं तो सिर्फ आप फिल्म प्रोडक्शन करके या टेलीविजन पे अपना चेहरा दिखा दें तो यही मीडिया नहीं है। जैसे ही आप मीडिया में आ गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी जो है वो एक आम आदमी से कई ज्यादा है, क्योंकि आपकी बात सुनी जा रही है, आपकी बात लिखी है और पढ़ी जा रही है। तो आपका जो फर्ज है वो देश को संवारने और सुधारने में भी जाना चाहिए। आपकी एनर्जीज जो हैं जी, वो क्योंकि एक बहुत अच्छे सारे लोग काम में। फॉलो करते हैं। जब किसी को देखते जी, हैं तो वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी फिर हम लोगों ने इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फोरम एक बनाया, जिसका ओरिजिनल पर्पस तो ये था कि हमारे
हिंदुस्तान की सरकार की एक चिल्ड्रंस की संस्था है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। वो बहुत कुछ ढीला काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी ही संस्था बनाकर मैं पहले उन्हें मदद करता हूँ और जो भी उनके मुद्दे हैं, उनको पूरा करने के लिए उनका साथ देता हूँ। लेकिन क्योंकि सरकारी मशीनरी है, उसमें पेपर वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इंटरफेरेंस लगता था लोगों को कि शायद कहीं सरकारी काम में इंटरफेरेंस ना आ रहा हो, तो हम लोगों ने अपने को उससे ऊपर उठाया और जो कुछ भी बच्चों से हो सकता है, सिर्फ फ़िल्म, टेलीविज़न और मीडिया ही नहीं, फिर इसी चिल्ड्रंस फ़िल्म फोरम के अंदर हम लोगों ने एक अनप्रिविलेज्ड बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया, अपना स्कूल। 8 साल पहले हम लोगों ने 8 बच्चों से ये स्कूल शुरू किया था। ओके। अब करीब 800 बच्चा पढ़ रहा है हाँ जी। और ये तमाम बच्चा वो है जो नोएडा की गलियों में, स्लम्स में, गाँवों में रह रहा है, लेकिन एक भी पैसा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता पढ़ाई के लिए। ऐसे बच्चों को हमने इन स्कूलों में दाखिल किया और उन्हें पढ़ाने की अच्छी कोशिश की। इसी चिल्ड्रंस फिल्म फोरम के अंदर हम लोगों ने गाँव जाकर, स्लम्स में जा जाकर अच्छी फ़िल्मों का प्रोजेक्शन किया ताकि क्योंकि फ़िल्मों का प्रभाव जो है वो बड़ा हेवी होता है, बड़ा ज़्यादा होता है, तो हमें लगा कि अच्छी फ़िल्में चलाने से इन इन गाँवों की और इन स्लम्स के बच्चों को कुछ सोचने, देखने का मौका मिलेगा। इसी तरीके से हम लोगों ने करीब 1000 से भी ज़्यादा स्कूलों को हम लोगों ने अब तक इनवाइट कर चुके हैं, मारवा स्टूडियो में, जहाँ हम लोग उन्हें अच्छी फ़िल्में दिखाते हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और एनवायरनमेंट से जुड़ी और बहुत सारी बातें लेकर हम लोगों ने अलग-अलग स्कूलों में जाकर ये एक्सरसाइज़ शुरू की। फिर हम लोगों ने डिसेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा काम किया, जहाँ हमारी कोशिश थी कि हम लोग हमारे 3 स्कूल डिसेबिलिटी के चल रहे हैं, 2 दिल्ली में, 1 देहरादून में और ऐसे बच्चे जो अपने देहरादून में क्या? माँ-बाप से सॉरी सर। एक छोटा-सा सेटअप लिया है राजपुर रोड के ऊपर, जहाँ पर हाँ इस जी, वक़्त मैं 30 एनआईवीएच है। इट्स जी। एनआईवीएच। इट्स जस्ट नियर टू माय हाउस। ओह! अच्छा, अभी आई एम फ्रॉम देहरादून ना, मेरा राजपुर रोड पर ही है, सो एनआईवीएच ओके, ये भी मुझे नहीं पता था। तो हुँ। ये हम लोगों की कोशिश थी कि फिर ये ऐसे बच्चों को सँभाला जाए जो कई बार अपने माँ-बाप भी जो है खुद नहीं सँभालना चाहते। हाँ जी। और तो ऐसे हमारे 3 डिसेबिलिटी सेंटर चल रहे हैं, तो हमने इंटरनेशनल काम तो शुरू किया था कि बच्चों को फ़िल्मों के साथ कैसे जोड़ा जाए और बच्चों का रोल सिनेमा में क्या होना चाहिए। बच्चों के ऊपर हमने फ़िल्में बनानी शुरू की, बच्चों को लेकर हमने फ़िल्में बनानी शुरू की, चाइल्ड डायरेक्टर्स को हमने प्रमोट किया। इस तरीके से बहुत सारा काम चिल्ड्रंस फ़िल्म फोरम के अंदर होना शुरू हो गया और ये तमाम संस्थाएँ बेहतरीन काम कर रही हैं आज और सरकार को भी मदद कर रही हैं और हमारी और बहुत सारी दूसरी संस्थाओं को भी मदद कर रही हैं, जो कहीं काम खत्म होता तो हमने फिर एक संस्था और शुरू की, इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फोरम। ओके। जबकि संस्था का ओरिजिनल जो ध्येय यही था कि जो महिलाएँ फ़िल्म, टेलीविज़न और मीडिया में हैं, उनकी इच्छाएँ, उनकी सोच, उनकी प्रॉब्लम्स उनको काम कैसे दिलाया जाए, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन जैसे-जैसे मेरी वार्तालाप महिलाओं से बढ़ती चली गई, तो मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो इससे भी कई ज़्यादा हैं। और उन धीरे-धीरे उन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने इस वुमेन्स इंटरनेशनल फ़िल्म फोरम का हिस्सा बनाया और अब करीब 1000 से भी ज़्यादा महिलाएँ इस संस्था में जुड़ी हैं और जिनमें से बहुत सारी महिलाएँ जो हैं वो लीडर बन चुकी हैं, खुद अपनी अब संस्थाएँ चला रही हैं, हाँ खुद जी। आगे आई हैं, बहुत सारी महिलाओं के मुद्दे को लेकर वो लोग इस वक़्त देश भर में काम कर रही हैं और जो मुद्दा महिलाओं को लेकर सोच सकते हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो वुमन एम्पावरमेंट का भारत सरकार का था, उसको हमने उठाया और हमारी कोशिश रही कि हम लोग इसमें वो तमाम काम करें, जो शायद बाकी संस्थाएँ जो वुमन ओरिएंटेड संस्थाएँ हैं, नहीं कर पा रही हैं। इसी संस्था के अंदर हम लोगों ने डॉक्टर सरोजिनी नायडू नेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमन शुरू किया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा और उन तमाम महिलाओं को ये पिछले 3 साल से हम लोग सम्मानित भी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने कार्य में अच्छा तरक्की की है और नाम कमाया। जी, ज़रूर। इतना अच्छा लगा आपसे ये सब जान के, इतना मोटिवेशनल है।
मैं एक मोटिवेशनल थेरेपिस्ट हूँ, हीलिंग करती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं दूसरों को बताती हूँ, ऐसा करिए, बट जब आप सबके एक्सपीरियंस के साथ जो एक रियल स्टोरीज़ जब हम सुनते हैं, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपसे सिर्फ सुन के ही वो इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि देखिए कुछ भी मैंने कर सकते हैं वो फिर, जो मैंने चाहते हैं। मेरे को ये लगता है कि जो सपना है ना, उसको करने के लिए एक विज़न तो चाहिए ही है, बट एक मोटिवेशन भी चाहिए किसी न किसी का। बिल्कुल ठीक है। मेरी विचारधारा कहती है कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये, मेरे यत्नों से करुणा कर। You see, whether it is north, south, east, or west, whether you're in India or abroad, whether you are on the top of the hill or you're standing at a seashore, whether you are in a lush green garden and looking at some colorful flowers, or maybe looking at the most beautiful woman like you, are two things which are much more beautiful than what you can see with your naked eyes. And these two things are your thinking and your feelings. And the best part is that both the things are right within you. And I think it's very important to pray Almighty, hey Lord, give me good thinking, give me good feelings, so that I can do good deeds. And through my good deeds, I would love to convert this earth into heaven. सी रियली। ये ध्येय है। अगर आप ये अपनी जिंदगी का एक ध्येय बना लें कि मैं इन तमाम काम करने के बाद मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। कि आप दुनिया के अंदर, मैंने मेरी रिसर्च सेंटर ने मुझे ये कंफर्म किया है कि अगर आज के इस युग के अंदर अगर आप सारी दुनिया को जोड़ना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग हैं, थिंकिंग बिल्कुल अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, ये सब चीजें अलग हैं, आपके काम करने के तरीके अलग हैं, आपकी भाषा अलग है। तो क्या एक है? अगर अगर कोई चीज एक है तो वो है आर्ट एंड कल्चर। आपकी जो इमोशंस हैं वो आप किसी भी देश में चले जाइए वही मिलेंगी। हाँ आप जी। हिंदी में नहीं रो सकते, आप इंग्लिश में नहीं रो सकते, आप रो सकते हैं। तो जो ये जो तो हमने ये एक बाय लाइन बना लिया आज अपने हर इवेंट की कि लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं करीब 5,000 से भी ज्यादा अलग अलग किस्म के इवेंट्स अब तक करा चुका हूँ। और उसके नीचे मेरी ये बाय लाइन आती है, और हम लोगों ने तकरीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को 145 मुल्कों में जोड़ा है मारवा स्टूडियो के इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए। और फिर पैदा हुई एक इसी तरीके की नई संस्था, वर्ल्ड पीस डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन। जी। क्योंकि मुझे लगा कि जब हम लोग सारा काम लव, पीस एंड यूनिटी के लिए कर रहे हैं तो एक संस्था ऐसी भी होनी चाहिए जो सिर्फ लव, पीस एंड यूनिटी की बात हम्म। करे। विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न मुल्कों के, विभिन्न कल्चर के लोगों को बुलाकर और उनमें उनमें कॉमन देखें कि कॉमन क्या है। और इन तकरीबन सभी 17 समिट्स की जो नटशेल है वो यही निकला है कि अगर आप किसी पे फतेह पा सकते हैं तो वो है इमोशंस, यानी कि प्यार, मोहब्बत, इज्जत, मान, मर्यादा। इससे आप जो है आप एक देश दूसरे देश को जीत सकता है। आज अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के आगे खड़े होकर दवाइयों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जी। और इमोशनल हो रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री उसकी बात सुनकर उससे भी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपके बोलने से पहले दवाइयां भारत से एक्सपोर्ट हो जाएंगी, ये चीज चाहिए। ये जो फीलिंग ऑफ कंपैशन है, ये हम्म। ये जो चीज है ये आनी शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि यही सारी दुनिया को अब बांधेगी। और मेरी तो तपस्या है पिछले इतने सालों की कि जो मैं चाहता था वो मुझे अब जो है वो दुनिया में होता हुआ नजर आ रहा है। जी, ज़रूर। ज़रूर, हम यही कहेंगे कि सारी तरफ एक पॉज़िटिव एनर्जी रहे। आपकी आपके जैसे अगर बहुत सारे लोग होंगे तो बहुत-बहुत पॉज़िटिविटी स्प्रेड होगी। बिकॉज़ जहाँ पे इतना नेगेटिविटी थी कुछ टाइम पहले से, कुछ भी नहीं हो रहा था, जॉब्स नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें आगे, यही एक्सपेक्टेशन है कि सब ठीक होगा, पॉज़िटिव लोग होंगे। आपकी तरह अगर बहुत सारे पॉज़िटिव लोग रहेंगे हमारी सोसाइटी में, तो ज़रूर इंडिया बहुत पॉज़िटिव एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ेगा और कोई भी ऐसी कैलामिटी हावी नहीं होगी, कोई भी ऐसे सुसाइड्स नहीं होंगे कि जॉब नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है।
तो टैलेंट है तो काम भी है, पैसा भी है। सो टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है और काम करने की इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपसे मिलकर तो मुझे यही लगा, जो मैं हमेशा से सोचती थी कि सपोर्ट मैटर नहीं करता किसी का, आपका टैलेंट, आपकी किस्मत, आपकी लगन और आपके अंदर इच्छा जो है वो मैटर करती है। There is no alternate to hard work. ये everyone should understand and they should write and put it on their table. There is no alternate to hard work. बिना मेहनत के आप कहें कि मेरी किस्मत में है, पंडित ने कह दिया कि आपको महल मिलना है, हाँ नहीं जी। मिलेगा। हुँ, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो महल भी हाथ से चला जाएगा। जी तो ज़रूर। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और मैं क्योंकि मैं यूथ के साथ डील कर रहा हूँ इतने सालों के साथ, मुझे आज 27 साल हो गए एजुकेशन के अंदर, और ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि देश की जो पहली फिल्म यूनिवर्सिटी है, ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म प्रोड्यूसिंग नेशन हाँ जी। है। हुँ, और प्रधानमंत्री चाहते थे कि देश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का, कि जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया और मैं अब चांसलर नियुक्त हुआ हूँ देश की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी का। AAFT यूनिवर्सिटी बन चुकी है। और फिल्म की डिग्री कोर्सेज हम लोग जो पिछले 2004 से चला रहे थे, अब उन पे हमारे अपनी यूनिवर्सिटी की मोहर लग गई। जी, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं पर्सनली भी आपसे मिलूँगी बिकॉज़ उस वक़्त आप अवेलेबल नहीं थे, बट अब जब भी नेक्स्ट शो रहेगा या जब भी मैं नोएडा फिल्म सिटी आऊँगी तो मैं ज़रूर पर्सनली आपसे मिलना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम। और आप आइए तो मैं भी आपसे सीखूंगा टेरेट कार्ड रीडिंग कैसे अ, होती है। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस प्रपोज़ल बिकॉज़ आप जब सबको बताएँगे अपनी स्टोरी, ये सब चीज़ें बताएँगे तभी वो चीज़ें फैलेंगी और वर्ड्स के साथ तो बहुत कुछ फैलता है। जब कोई अच्छे वर्ड्स बोलता है तो वो चीज़ बहुत स्प्रेड होती है, जैसे कि बुरे वर्ड्स के साथ वो स्प्रेड होता है। सो पॉज़िटिविटी हमेशा नेगेटिविटी से बिल्कुल ठीक। ऊपर रही है और हमेशा ऊपर रहेगी। सो आप इसी खुद बात इतनी पॉजिटिव हैं, अगर आप पॉजिटिव ना होती, अगर आप गॉड फीयरिंग ना होती, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस प्रोफेशन में आती। अब और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब आपका भी जो है नाम बहुत होने वाला है, और लोग डेफिनेटली टैरोट कार्ड रीडिंग में और ज्यादा विश्वास करेंगे आपके आने से। बेसिकली आई एम अ थेरेपिस्ट, आई डू पास्ट लाइफ रिग्रेशन और मैं मोटिवेशनल हीलिंग करती हूँ, तो आई वर्क विद सबकॉन्शियस माइंड एंड सोल एंड ब्रेन। और जो फैंटास्टिक। है बिकॉज इट्स रियल, हम लोग जहाँ तक नहीं जा सकते हमारा ब्रेन वहाँ पहले पहुंच जाता है, हमारी सोल वहाँ ट्रैवल कर चुकी होती है। तो वो बिल्कुल। देखा है मैंने, वो एक्सपीरियंस किया है। और एज मैंने एमबीए किया, फिर मैंने फूड एंड बेकरी मेरा सेंटर था। आई वाज द फर्स्ट बिजनेस वुमेन इन देहरादून जो एक सेंटर चला रही थी इन 2002। एंड जस्ट मेरी 12th कंप्लीट होते ही मैंने सेंटर ओपन किया, तो सबको यही लगता था कि ये इतनी छोटी सी लड़की हमें सिखाएगी, तुम्हारी एज है जितनी, इतने साल से तो हम बेकिंग कर रहे हैं। तो फिर भी मैंने कभी उसको नेगेटिव नहीं लिया। मैंने बोला कोई बात नहीं आंटी, आप क्लास अटेंड कीजिए and देखिए फिर आप। एंड जैसे ही उन्होंने क्लास अटेंड की, स्टिल दे आर कनेक्टेड विद मी। आज मेरे को 16-17 साल हो गए सिखाते हुए। आई हैव टॉट हाँ, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और सब कुछ मैंने खुद से किया। दैट टाइम ऐसी कोई फील्ड नहीं थी कि आप ऐसा कुछ ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करो। एंड मैंने फूड एंड बेकरी सेंटर स्टार्ट किया। आई वाज टीचिंग चॉकलेट मेकिंग, ब्रेड्स और सब प्रोफेशनल केक्स मैंने तो सिखाए। एक दिन फिर आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म वाला जो स्कूल है, जी जो जरूर। हमारे बच्चे कुकिंग सीख रहे हैं, उन्हें भी आप एक क्लास दीजिए। जी, ज़रूर। तो मैं फिर फूड फूड चैनल जब लॉन्च हुआ, मेरे को फूड फूड चैनल से ऑफ़र आया, तो मैं फूड फूड चैनल पे भी गई। तो मैंने 1-2 वहाँ पे शोज़ किए, बट वो मुंबई में था, तो मैं रेगुलर वहाँ नहीं रह सकती थी बिकॉज़ मेरी स्टडीज़ चल रही। देन मैंने वहाँ शूट किया, फिर मैं वापस आई, संजीव कपूर जी का स्टूडियो देखा। उसके बाद अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे शोज़ आते हैं, तो ये एक हॉबी भी थी, जो मेरे को शौक था। अ, ये सब बेकिंग और सिखाने का बहुत शौक था। मैंने कभी भी कुछ सेल नहीं किया, मैंने कभी केक्स, चॉकलेट्स कुछ भी बेचे नहीं, मैं गिफ्ट करती थी सबको। और सिखाती थी। सिखाने के मैं पैसे लेती थी क्योंकि मैं सिखा रही हूँ। गिफ्ट करने का कुछ नहीं, कभी बेचा नहीं। ऐसे वंडरफुल। करते-करते इट इट वाज़ माय हॉबी और वो हॉबी को मैंने प्रोफेशन बनाया। अदरवाइज़ आई वाज़ विद आईसीआईसीआई बैंक, एमबीए किया, मगर वो छोड़ दिया मैंने। मैंने यही सोचा कि किसके लिए कर रहे हैं? हम पूरा दिन काम कर रहे हैं, पैसे अकाउंट में आते हैं, मैं अकाउंट भी नहीं देख पाती हूँ कि कितने पैसे आए, कैसे खर्च करें? इतना हेक्टिक शेड्यूल है। तो फिर मैंने अपना ही काम आगे बढ़ाया
एंड बाय गॉड्स ग्रेस आज मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, ही इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, इज अ डॉक्टर। उनको बहुत इंटरेस्ट है, उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया कैसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। मुझे कुछ नहीं आता, कैमरा कैसे ऑपरेट करना है क्या है, बट अभी मेरे पास आई हैव माय ओन स्टूडियो, जहाँ से यहाँ से भी मैं शूट करके मैं चैनल्स को लाइव दे देती हूँ। मैं नहीं हाँ, जा पाई। हाँ वंडरफुल। जी, मैं नहीं जा पाई थी बिकॉज़ मेरा बेबी छोटा है 1 ईयर का, तो मैं यहीं से शूट करके सेंड कर देती हूँ। अभी एबीपी न्यूज़ के लिए भी मैंने व्हाट्सएप से रिकॉर्डिंग करके शूट किया। तो बहुत अच्छा, छोटी-सी जगह से, एक देहरादून बहुत छोटी जगह, लाइक मैं किसी ऐसी बड़ी मेट्रो में नहीं थी। देहरादून से मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सीखा भी और एक पूरे वर्ल्ड में नाम बनाया, शायद मैं ये कहूँगी, मैं जहाँ पे हूँ उसके हिसाब से। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन से हैं, बाहर से हैं। अभी बांग्लादेश से स्टूडेंट्स मेरे पास सीखने आए, अफ़गानिस्तान से स्टूडेंट सीखने आते हैं। ये कौन से कोर्स की बात कर रही हैं अभी आप? हीलिंग थेरेपीज़। हीलिंग तो थेरेपी, वेरी पर्सनली वो यहाँ आते हैं और वो कहते हैं मैम हम बैठ जाते हैं, हम फ्लाइट ले लेते हैं, हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, हमें पता भी नहीं है कि लोकेशन कहाँ है, ये जगह कहाँ है, एंड बस आपके पास हम आ जाते हैं खींचे चले। तो शायद वो भगवान का कनेक्शन था। मैंने बहुत और मेहनत क्लासेस की। क्लासेस कहाँ लेते हैं आप? देहरादून में भी है मेरा सेंटर एंड आई एम इन हिमाचल आल्सो, और दिल्ली में भी आती रहती हूँ। बट वहाँ मैं रह नहीं पाई बिकॉज़ हमारा सारा बिज़नेस यहीं था, मेरे हस्बैंड का हॉस्पिटल यहाँ पे है। बट बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की लाइफ में, और हमेशा यही लगा है कि डेस्टिनी के साथ-साथ अगर आप मेहनत ज़्यादा कर लोगे तो किस्मत और मेहनत दोनों चीज़ें मिला के, क्योंकि मेरे लिए ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने खुद से किया है ये सब। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था हीलिंग्स में, आई एम अ सिख, मैं सिख फैमिली से हूँ। तो सो बीइंग अ चलिए सिख बढ़िया। सिख फैमिली से ये सब करना, ये सब चीज़ें पहले बहुत प्रॉब्लम था। और बट आपके क्या व्हाट इज़ योर मेडन नेम? आई एम हरलीन कौर, सो आई एम अ सिख। नहीं, आई नो, बट वैसे अच्छा, देहरादून में आप लोग कहाँ रहते हैं? इट्स जस्ट नियर एनआईवीएच, उसके बैक साइड पे ही देयर इज अ कैनाल रोड, राजपुर रोड पे। माय अच्छा, ब्रदर इज अच्छा। इन मर्चेंट नेवी, तो वो एनआईवीएच में बहुत बार गया एग्जाम्स देने। व्हेन 10th के जब एग्जाम्स होते हैं, तो जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक राइटर बुलाया जाता है। आप उनको जानते होंगे, मधुबन होटल वालों को? हाँ जी, हाँ जी, वो मेरे मेरे स्कूल, उनका स्कूल और मैंने स्कूल सेम शेयर किया है, सो ही इज माय वेरी गुड नोन, मैं उनको भैया ही बोलती हूँ। हाँ जी, कोचर्स, कोचर जी, हाँ जी, हाँ जी, उनकी मन्नू वाइ कोचर, हाँ जी, हाँ जी। मन्नू कोचर। तो अभी जो भैया रन कर रहे हैं, तो मैं जाती रहती हूँ, मधुबन में बहुत इवेंट्स होते हैं, कई सारे अवार्ड हुँ, फंक्शंस वगैरह मैंने करवाए हैं वहाँ पे। सो आप हुँ। अब देहरादून, आपने बहुत कुछ पता है आपको देहरादून का, और ऑफ कोर्स आपका वहाँ सेंटर है, तो अब आप जब भी आएँगे तो आप ज़रूर मुझसे मिलिए। पक्का, पक्का जी, पक्का। हाँ, बिकॉज़ फॉर आपसे श्योर। मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसे कुछ ही सोल होती है जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरा प्रोफ़ेशन नहीं है इंटरव्यू लेना, मैं इंटरव्यू देती रहती हूँ। बट मुझे था कि एक टॉक शो करते हैं और उन लोगों को लेके आते हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, ऑफ कोर्स हम लोग It's मिलते very हैं। nice. It's a very good idea. This is the right time to start these या kind of things. बिकॉज़ अभी सब लोग घर पे डिप्रेस्ड हैं, वो कुछ-कुछ रिपीट शोज़ आ रहे हैं जो देख नहीं रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, घर पे लड़ाई-झगड़ा ही कर रहे हैं लोग और डिप्रेशन में ही जा रहे हैं। तो मैंने यूट्यूब चैनल पे ज़ूम You पे are भी on क्लासेस दी Instagram, हैं। na? You are on Instagram. या आई एम देयर, बट मेरा ज़्यादा यूट्यूब पे रहता है। आई एम अभी डॉक्टर हरलीन कौर के नाम से मेरा चैनल है, क्या? एंड अभी फेसबुक देखिए, पे आई अभी हैव माय देखिए। पेज। तो अभी मैंने ज़ूम पे क्लासेस स्टार्ट किया है फॉर 200-300 स्टूडेंट्स, जिनको मैं डेली फ्री सेशंस भी दे रही हूँ, 1 आवर के। हाँ, आवाज गई। अच्छा। हाँ जी, तो मैं फ्री सेशंस दे रही हूँ डेली ज़ूम पे, 1 आवर की मेडिटेशन सेशन में मेडिटेशन करवा रही हूँ, गाइडेड मेडिटेशन, सो दैट वो नेगेटिविटी एटलीस्ट वो हर रोज की जो आ रही है, हर रोज चली जाए। तो आई एम गिविंग ठीक है। दैट फ्री सेशन। तो थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके आज मुझे भी बहुत एनर्जी मिली, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिला। आई विल डू, मैं थैंक और ज़्यादा करूँगी अपनी लाइफ में और अच्छा थैंक करूँगी। यू। अभी बहुत थैंक यू कुछ वेरी करना मच। है, तो हाँ। आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आप सीनियर्स की जिनको एक्सपीरियंस है इतना लाइफ का। So तो nice of you and thank you once again. और जब आप ये लगा दें तो just put me a या श्योर, श्योर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग। bye-bye. बाय।